नमस्ते, मैं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय। और खबर समय में देख रहे हैं राजनीतिक परिचर्चा। राजनीतिक परिचर्चा करें और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिक्र न करें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बात न करें, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि अभी जो राज्य में आसन्न विधानसभा चुनावों को लेकर जो लड़ाई चल रही है, अगर कहें तो मुख्य प्रतिद्वंदी जो है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस है, और साथ ही कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन भी अपनी किस्मत आजमा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ज्यादा प्रभाव पड़ता है इस गठबंधन का, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सरकार गठन में इस गठबंधन की भूमिका अहम हो सकती है। लेकिन ये बातें हैं बाद की, क्योंकि अभी तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी नॉमिनेशन फॉर्म भी चालू होना शुरू नहीं हुआ है। कब नॉमिनेशन भरे जाएंगे, उसके बाद से जब कैंडिडेट मैदान में आएंगे तो ये चर्चा और गर्म पकड़ेगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ राजनीतिक परिचर्चा को लेकर हमारे साथ है आनंद बर्मन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के महासचिव है। आनंदमय बर्मन, स्वागत है आनंद जी। नमस्कार। और आपसे बता दें, आनंदमय युवा नेता हैं और साथ ही इनकी पकड़ विशेषकर नक्सलबाड़ी माटीगढ़ा जो विधानसभा है उसमें इनकी विशेष पकड़ है। और आपसे बता दें 2016 में आनंदमय माटीगढ़ा जो विधानसभा है उससे चुनाव भी लड़ चुके हैं, और 2016 के जो चुनाव थे उनमें ये तृतीय स्थान पर रहे थे। हालांकि प्रदर्शन काफी इनका अच्छा रहा था, क्योंकि उस समय आज जो भाजपा की जो पकड़ है, जो मजबूती है, वो 2016 में इतनी नहीं थी। उसके बावजूद भी इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था और लगभग 45,000 से ज्यादा वोट प्राप्त किए थे। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि तब और अब में क्या अंतर है। आनंदमय जी, जानना चाहेंगे कि 16 में आप लड़े, आप तो पार्टी से पुराने जुड़े हुए हैं और अब जुड़े हुए हैं, तो तब में और अब में कितना अंतर आ गया है मात्र 5 साल में? देखिए, जो 2016 का चुनाव था उस समय भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ऐसा स्थिति में नहीं था कि सत्ता में आ जाएगा। लोगों का मन में था भाजपा है, ठीक है, लड़ेगा, लेकिन लड़ने के बाद कितना जीत पाएगा या सरकार बना पाएगा, इसके लिए कोई चर्चा नहीं था। हालांकि उस चुनाव में हमें 3 सीटें मिली थी। लेकिन 2021 का जो चुनाव है, अभी ये चुनाव में सबको एक ही बात नजर आ रहा है कि बंगाल में और एक बार परिवर्तन हो रहा है। बंगाल के सत्ता में जो टीएमसी 10 साल ने राज किया, उसमें बंगाल का काफ़ी नुकसान हुआ। और बंगाल के जनता इस बार तय कर लिया है कि 2021 के चुनाव में भाजपा को सत्ता में लाना है। और हमें उम्मीद है कि 200 से ज़्यादा सीट लेकर इस बार भाजपा सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, और बंगाल में एक सुशासन व्यवस्था लागू करेगा और बंगाल का सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। तो आनंद जी, आपको इतना विश्वास क्यों है कि आप 3 से सीधे 200 सीटों पर आ जाएंगे? इसकी वजह क्या है? क्या लगता है आपको, क्या कमी थी तृणमूल कांग्रेस में और क्या ऐसा आ गया है भाजपा में जो सीधे 3 से 200 में आ जाएंगे? देखिए, परिस्थिति राजनीतिक जो बन रही है और जो चल रहा है बंगाल में, इसमें बंगाल का जनता काफ़ी परेशान है। ये 10 साल हुआ ये टीएमसी का सरकार को, लेकिन ये 10 साल में जो तानाशाही ये राज्य में आया है, ये 34 साल में जो वाम शासन था उस समय से भी ज़्यादा उसको भी पिछड़ दिया। ये अभी चल रहा है। ये देखिए, एक तरफ हर जगह सिंडिकेट राज चल रहा है। ये बंगाल के धरती पे आज जमीन के माफिया बन गए हैं, बालू के माफिया बन गए, कोयला के माफिया बन गए। बहुत सारा माफिया राज बंगाल में चल रहा है। आज बंगाल का माँ बहनों का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो बहुत सारा रेप केसेस आ रहे हैं, उनको खून हो रहा है, धर्षण हो रहा है, ये सब का मामला आ रहा है। तो बंगाल का जनता अभी जो परिस्थिति में है कि ये जो सरकार चल रहा है, ये सरकार से सब लोग तंग आ गया है। ये देखिए, यहाँ बेरोजगारी कितना है, यहाँ कितना सारा घोटाला हुआ है। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हो, जो आईसीडीएस के कर्मी हो, वर्कर हो, सुपरवाइजर हो, सारा में भी कोई भी नौकरी अगर मिलना चाहिए तो उसको लेके बहुत सारा घोटाला हुआ है। इसलिए जनता जो है और जो युवा समाज है, ये सब बंगाल का जो सरकार है, टीएमसी गवर्नमेंट है, उनसे नाराज है। और नाराजगी के फल में ये भाजपा जो सारा देश भर में सुशासन ला रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के साथ जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो नारा लेके हम आगे बढ़ रहा है, तो बंगाल का जनता हमारा साथ में आ रहा है। और दिख रहा है जो अपना जो बहुत सारा यात्रा हो रहा है, परिवर्तन यात्रा हो रहा है, बहुत सारा लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। और जो विगत पंचायत चुनाव में जो सारा घटनाएं घटा, और इसमें बहुत सारा जगह अपना भाजपा के कार्यकर्ता का ऊपर हत्याएं ये सब हुआ है। इस सब को देखते हुए सबको ये मन में विश्वास आ गया है कि 2021 का चुनाव ये भाजपा का लिए बहुत बड़ा चुनाव है और इसमें हम 200 से ज़्यादा सीट लेके आएंगे।
और सरकार बनाएंगे। अच्छा आनंद, आप अक्सर ये आरोप लगता है, और आप उत्तर बंगाल से ही हैं, और उत्तर बंगाल पे हमेशा आरोप लगता है कि जो सरकारें बनती हैं वो उत्तर बंगाल को वंचित रखती है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में उत्तर बंगाल वंचित है आपकी नजरों में? जी, ये तो सबको पता है। उत्तर बंगाल में जो लोग रहते हैं, आप भी उसी में, आप भी रहते हैं, आप भी अपनी आंखों से देखते हैं। तो उत्तर बंगाल, ये स्वाधीनता जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उनके बाद से जो बंगाल का जितना भी सारा सरकारें बने, सब सरकार ये दक्षिण बंगाल या कलकत्ता केंद्रित थे। और इसमें उत्तर बंगाल इतना सारा यहाँ उम्मीदें है, उत्तर बंगाल में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन वो सब हुआ नहीं। वो सब कलकत्ता में बैठ के सब किए और इधर का नज़र नहीं दिया। लेकिन भाजपा जो वादा है कि हम उत्तर बंगाल को भी, और सोनार बांग्ला का साथ साथ उत्तर बंगाल भी सोनार बांग्ला बनेगा। यहाँ देखिए, इधर उत्तर कन्ना बना है, मुख्यमंत्री ममता जी ने यहाँ उत्तर कन्ना बनाया, लेकिन उत्तर कन्ना में बैठने के लिए कोई नहीं है। अभी देखिए, इधर इतना एक बड़ा सा राज्य है, इसमें डेप्यूटी सीएम हो ही सकता है। उत्तर बंगाल से कोई डेप्यूटी सीएम भी बन सकता है। इसके लिए उत्तर कन्ना तो बना है, लेकिन उत्तर कन्ना में बैठने वाला कोई डेप्यूटी, यानी कि भाजपा की योजना है कि अगर सत्ता आती है तो दो उप मुख्यमंत्री बनाए जाए। दो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दो उप मुख्यमंत्री कहा हूँ मैं। यूपी में है, बिहार में है, बहुत सारे राज्यों में ऐसा है, तो इधर भी बन सकता है। और उत्तर बंगाल को जो इतना यहाँ 8 जिला है, ये सब जिला में बहुत सारा संपत्ति है, विकास। चुनाव में भाजपा मुद्दा बना सकती है कि उत्तर बंगाल के लिए एक अलग से उप मुख्यमंत्री घोषित किया जा सकता है। सफलता विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जाएगी? एकदम। देखिए, उत्तर बंगाल भाजपा के लिए बहुत अच्छा ये है। लोकसभा के चुनाव में जो हुआ था उस समय हमें, आप ऐसे बोले कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद हमें था। हमें ऐसा उम्मीद था कि 8 में से 8 सीट हम जीत जाए, लेकिन एक सीट मालदा दक्षिण के जो सीट है 8000 के एकदम नज़दीकी से चूक गए हम लोग। लेकिन फिर भी उधर उस समय उत्तर बंगाल में 54 असेंबली सीट्स है, उसमें से 37 में हमारा लीड है। और अभी तो 2021 का जो चुनाव आएगा उसमें हमें उम्मीद है इसमें 50+ 54 सीटें उत्तर बंगाल की बताई जा रही है। इसमें से कितनी लाएंगे आप? 50+ हमारा जो टारगेट, मैंने 50 से ज्यादा सीटें जी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अच्छा, एक स्थानीय मुद्दा की बात करते हैं। स्थानीय मुद्दे, सिलीगुड़ी का मुद्दा है, आप बिलोंग भी करते हैं, आपके सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला में भी 4 विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? यहाँ आपको कड़ी टक्कर मिलने वाली है, संभवतः शायद आपकी मुख्य लड़ाई टीएमसी से ही होने वाली है। जी, यहाँ तो टीएमसी के साथ भी हमें लड़ना है, और सीपीएम कांग्रेस का जो अलायंस है पूरा राज्य भर में तो दिखते नहीं, लेकिन सिलीगुड़ी में थोड़ा कुछ लोग का बचा हुआ है, तो इसमें दोनों तरफ से लड़ाई होगा। सिलीगुड़ी के सीट के लिए हमें लड़ाई में तो हमें दोनों ही मिलेगा, लेकिन टीएमसी शायद हमारे लिए सामने आएंगे, लेकिन फिर भी लड़ाई के अंत में और चुनाव में जीत तो हमारा ही होगा, एक बात पक्का है। धरती पुत्र की मांग बहुत उठाई जा रही है, इस बार हमको धरती पुत्र चाहिए, और आप भी धरती पुत्र हैं माटीगढ़ा विधानसभा नक्सलबाड़ी क्षेत्र से, तो आप राजवंशी भी हैं जी। और राजवंशी उत्तर बंगाल में कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा रहता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र में गोरखालैंड एक मुद्दा रहता है, गोरखा जाति एक मुद्दा रहती है। उसी तरह अगर तराई डुआर्स की बात करते हैं तो राजवंशी भी एक अहम स्थान रखते हैं, निर्णायक भूमिका में है, और यहाँ के धरती पुत्र माने जाते हैं। तो इस बार क्या खेल खेला जाएगा? क्या आप सबसे पहले तो क्या आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद है इसकी, इस बार भी आप लड़ेंगे? देखिए, पिछले साल 2016 में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व ने मेरा आस्था रखा, तो मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार में वो लोग अगर मुझे चुनेंगे तो मैं जरूर लड़ूंगा, लेकिन ये तय करता है हमारा जो एकदम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो लोग तय करता है। अभी चुनाव तो घोषणा हो गया, लेकिन हमारा इधर शुरू हुआ नहीं, अभी शायद 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा, हम पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमारा जो दायित्व रहता है कि हमारा जो माटीगढ़ नक्सलबाड़ी सीट, उनके साथ साथ अपना जिला में जो 4 और 3 सीट और है, सिलीगुड़ी, फांसीदा और डाबूराम, फुलबाड़ी, ये चारों के 4 सीट जिताना ये हमारा दायित्व के ऊपर आता है, और तो हमें पूरा विश्वास है कि चारों सीट हम लोग जीतेंगे। तो आपकी बार आपको विशेषकर मैं क्योंकि आप माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी से बिलोंग करते हैं, लोग की नजर है, आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, आपके इलाके के लोग भी देख रहे हैं कि हमारा नेता क्या बोल रहा है, तो चूंकि लोकल से हम लोग बिलोंग करते हैं तो लोकल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि माटीगढ़ा जो विधानसभा सीट है आपकी बार आपकी झोली में आएगी या नहीं आएगी? एकदम अवश्य आएगी। मैं बोला माटीगढ़ा केवल नहीं, इनके साथ साथ जो सिलीगुड़ी, फांसीदा और डाबूराम, फुलबाड़ी, ये चारों सीट जो है अपना जिला में, चारों सीट हमारा जिला में, यानी आपके क्षेत्र में जो आती है चारों सीटें।
और माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी जो सीट है वो 2016 के चुनाव में हमें करीब 1 लाख वोटों का लीड मिला था। अपना MP साहब राजू जी ने उस समय मिला था उनका लीड, और हम इस बार उम्मीद करते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा वोट का लीड हमें मिलेगा माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी। आनंद जी आपने और एक बात मैं बोलता हूँ, आपने जो मुद्दा उठाया है कि राजवंशी समाज वाला, मैं भी राजवंशी समाज से बिलोंग करता हूँ, और ये पूरा उत्तर बंगाल में राजवंशी समुदाय के लोग 40% से ज़्यादा है। ये काफ़ी और आपसे ये भी बता दें, अगर चर्चाओं को माने और सूत्रों के अगर माने तो राजवंशी से मुकाबला होने वाला आपकी बात कर लो। वो हो सकता है, देखिए यहाँ धरतीपुत्र सभी होता है, यहाँ 40% लोग हैं, बाकी जो सारा लोग भी है वो लोग भी यहाँ के धरतीपुत्र है। बाहर से तो कोई आ गया नहीं इलेक्शन लड़े में, बंगाल से बाहर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, सभी धरतीपुत्र है, हम सबको मानते हैं। लेकिन लड़ाई तो पार्टी के साथ होता है, ठीक है ना, व्यक्ति के साथ लड़ाई होता नहीं, पार्टी के नीति के साथ लड़ाई होता है। ये राजनीति का खिला है, और इसमें हमें उम्मीद है जो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, चाहे उधर अभी अपना जाति का कोई हो या कोई दूसरा जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो भी रहेगा। आनंद जी आपने केंद्र सरकार की बहुत तारीफ की, मोदी जी की भी आप तारीफ कर रहे हैं, आपके स्टार प्रचारक भी शायद वही रहेंगे। सुनने में आ रहा है कि अब की बार चुनाव के दौरान 20 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं वो बंगाल में, तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात अगर आप करेंगे केंद्रीय नीति की, तो आज की तारीख में जनता महंगाई से परेशान है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, महिला परेशान है, GST को लेकर व्यापारी परेशान है, किसान बिल को लेकर किसान परेशान है। फिर ऐसे में आप जीत की उम्मीद कैसे करते हैं? देखिए एक बात मैं बोलता हूँ, अभी पेट्रोल गैस ये सब और डीजल का जो महंगाई का है, ये केंद्र सरकार के हाथ में भी है नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जब उसका दाम जब महंगा हो जाता है तो उसके लिए पूरा राष्ट्र में या राज्य भर में इसका दाम में हेरफेरी आता है। और देखिए जो पेट्रोल और डीजल का जो महंगाई के बाद बोले जाते हैं, देखिए उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो शोधन के बाद जो तेल का जो किराया मतलब मूल्य रहता है वो लगभग 30 रुपया होता है। लेकिन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स लगता है, स्टेट का भी टैक्स लगता है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 16 रुपया है और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स 38 रुपया है। तो इसके लिए जो डीजल और पेट्रोल का और जो गैस का जो दाम महंगा हो रहा है, तो उसके लिए जो किसके लिए दाम ज़्यादा बढ़ रहा है वो भी जनता को समझ में आ रहा है। उसमें केवल केंद्र सरकार का कोई दोष नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है। केंद्र सरकार का टैक्स केवल 16 रुपया है और राज्य सरकार का टैक्स उसमें 38 रुपया है। तो इसमें सेंट्रल से ज़्यादा लाभ पेट्रोल और डीजल से ये राज्य सरकार को मिलता है। इसलिए जनता को ये सब बातें आती है, सब जानते हैं। और बाकी जो आपने GST के बारे में बोला, देखिए GST जो लागू किया, ये बहुत सारा देश में GST है और भारत में भी बहुत सारा राज्य ऐसा भी है। देखिए बहुत सारा टैक्सेस चोरी होती थी, कर में फाकी होता था। इसको रोकने के लिए बहुत सारा ये सब कानून बनाया गया। कानून अच्छा है, देखिए इसके लिए बहुत सारा राज्य अभी बोल रहा है कि नहीं GST के कारण से हमारा जो टैक्स जो होता है, व्यापारियों की मांग है कि बहुत सारा GST में सरलीकरण किया जाए। बहुत सी जटिलता है जिसके कारण व्यापारी परेशान है। ये बात भी सही है, आपने जो बोला सही है। लेकिन देखिए एक सिस्टम जब लागू होता है तो पहले थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन धीरे धीरे जो सिस्टम अगर चालू हो जाता है ठीक ठाक से, तो उसमें बहुत सारा धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें भी उम्मीद है कि आने वाला दिन में बहुत जल्दी वो GST का जो सरलीकरण है वो और भी अच्छा। आपका जो इलाका है मुख्यतः खेती बाड़ी पर निर्भर करता है, किसानों का इलाका है, तो किसान बिल को लेकर किसान नाराज है, तो क्या आपके इलाके के किसान भी नाराज हैं? नहीं, देखिए हमारा इधर किसान कोई नाराजगी नहीं है। देखिए किसानों के लिए जो बिल जो लाया है कृषि बिल, ये बहुत अच्छा बिल है। लेकिन जो विरोध करने वाला है, कांग्रेस वाला है, वो सब विरोध ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो बिल अगर आप ठीक से देखेंगे तो देखिए वो बिल में बहुत सारा सुविधाएं छोटा किसानों के लिए है। FPO बन सकता है। FPO के कारण वो जो किसान जो है छोटा किसान एक ग्रुप में आ जाता है और ग्रुप होने के बाद वो लोग को बहुत सारा सरकारी सुযোগ सुविधा है, लोन वगैरह ये सब मिल सकता है। किसान अपने किसान मंडी खुद बना सकता है, ठीक है ना। और इधर बंगाल में जो है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का योजना रखा और उसमें हर महीना एक किसान को 500 रुपये करके, साल में 6,000 रुपया। और 2.5 साल से ये सब नहीं चल रहा है, 2.5 साल से 6 12 15,000। और बंगाल के जो 76 लाख किसान है, परिवार है, उनको ये पैसा नहीं मिल रहा है। लगभग 14 से 15,000 करोड़ रुपया बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा है। केवल ये राजनीतिक विरोधिता के कारण बंगाल का जो सरकार है, ये सरकार किसानों का ये अगर सूची सेंट्रल को पहुंचा देता है तो ये यहाँ का जो किसान है उनको ये सुविधा लागू। ऐसा सुनने में आया था कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार राज्य में बनती है तो वो ये जो 15,000 रुपये जमा है ये सब किसानों को दिए जाएंगे उनके खाते में।
ऐसा वादा किया? एकदम हमने 2 मई को रिजल्ट आएगा, नतीजे आएगा। उसके बाद जो सरकार जो भाजपा का बनेगा, जितना सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सुयोग सुविधा जो नहीं मिल रहा है, आज देखिए आयुष्मान भारत का भी नहीं मिल रहा है। महिलाएं नाराज है लेकिन आप लोग से नहीं, महिला भी नाराज है। गैस के दाम बढ़े। देखिए अब देखिए महिलाओं को कितना लाभ मिला, हमारा माता बहनों को। देखिए ये जो गैस जो था मोदी जी ने चालू किया, अब जीरो बैलेंस के अकाउंट मोदी ने चालू, उज्ज्वला गैस का योजना कौन लाया? मोदी जी लाया। तो अपना जो माताएं है वो सब समझ रहा है कि मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है और आगे भी करेंगे, इसलिए नाराजगी नहीं है। अभी जो मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब थोड़ा सा दाम बढ़ा है तो घट जाएगा, तो धीरे धीरे नाराजगी भी सबका कम हो जाएगा। आनंद जी, मोदी साहब ने जब चुनाव थे तो वादे किए थे कि वर्ष में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन स्थिति उलट लग रही है। देखिए वादा तो किया था, सच बेरोजगारी बढ़ गई। और मैं बोल रहा हूँ, देखिए मोदी जी ने देश भर का नौजवानों को काम के लिए बहुत सारा स्कीम्स चालू किए थे। अब स्किल इंडिया देखिए, डिजिटल इंडिया देखिए, मेक इन इंडिया देखिए, ये सब लागू किया था। लेकिन पिछले 1 साल में कोविड के कारण बहुत सारा इतना सारा जो हुआ देश भर में, और देश भर में केवल नहीं, ये विश्व भर में ऐसा आया, मंदा आया। इसीलिए अभी 1 साल से लग रहा है कि ये सब हुआ नहीं, लेकिन आगे ये कोरोना का स्थिति और कोविड के पीरियड निकल जाने के बाद तुरंत फिर वो सब जो स्कीम्स है वो सब फिर धीरे धीरे चालू, और सबको नौकरी सुविधाएं बाकी सब कुछ मिल जाएगा। तो आप कैसे अलग पाते हैं? मान लीजिए कि वादे सभी करते हैं, वादे निभाते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी पे कितना विश्वास किया जाए कि वो जो वादे करेगी निभाएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा लोग सोचते थे कि ये लोग तो वादे करके चले जाते हैं लेकिन निभाते नहीं। देखिए मोदी जी विपक्षी जो है वो जुमलों की पार्टी बोलते हैं। लेकिन आप अगर मोदी जी के शासन पिछले 5 साल देखेंगे तो उम्मीद हो जाएगा कि नहीं, ये बीजेपी केवल वादे नहीं करते, वादे को निभाने भी जानते हैं। देखिए राम मंदिर का मुद्दा, सब ने बोलते थे कि राम मंदिर तो कभी नहीं होगा, ये बीजेपी इसको लेकर पॉलिटिक्स करेगा। 500 साल का पुराना जो मुद्दा है और उसमें पूरा भारत का, पूरा हिंदुस्तान का लोगों का जो स्वाभिमान उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भाजपा के कारण अभी राम मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, महामानव सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, अब राम मंदिर का काम चालू हो गया। अब देखिए कश्मीर में 370 का सब लोगों को पता था कि नहीं, कभी भी नहीं होगा, कोई भी सरकार आए बन जाए, लेकिन 370 तो हटेगा नहीं। लेकिन मोदी जी ने 370 को कर दिया, हटा दिया। कश्मीर को देखिए, अभी कश्मीर में हर रोज ऐसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कोई बोमा फेंकते थे, कोई गोलीबारी करते थे। अभी देखिए पिछले 1 साल से 2 साल से कुछ हुआ नहीं। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है और एक बात में, हाँ मैंने आपको रोका, माफ कीजिएगा, लेकिन एक अहम सवाल है कि विभिन्न दलों से आपकी पार्टी में लोग आ रहे हैं, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस से आ रहे हैं, बहुतायत संख्या में आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो तृणमूल कांग्रेस की बी टीम बन गई है। सीपीएम भी यही बात कह रही है कि उनको तोड़ के वो बन गए, केवल नाम चेंज हो गया, आदमी तो वही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी गंगा जल है कि उसमें जो भी नहाएगा पवित्र हो जाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी केवल गंगा जल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक महासागर है। ये सागर में बहुत सारा नदी, बहुत सारा नाला, ये सब आएगा, लेकिन जब ये सागर के साथ मिल जाएगा तो इसको अलग कर कोई अलग अस्तित्व नहीं रहेगा। वो एक साथ सागर में जब कोई पानी नदी आता है तो सागर के साथ ही हो जाता है। सागर का जो चरित्र रहता है वो सागर का चरित्र उसमें समा जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी आ रहा है, अभी मान लीजिए कुछ लोग आ रहा है, हर रोज आ रहा है, लेकिन वो सब भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है, आदर्श है, भारतीय जनता पार्टी का जैसा काम काज है, उसके साथ धीरे धीरे वो लोग भी अपने को महसूस करेगा कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिल गए, अलग सा कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो आपको लगता है कि ये जो नेता आ रहे हैं ये समन्वय के साथ चल पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो नीति है उनका अनुगमन करेंगे? अवश्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मैं बोला ना, ये ऐसा एक है, इसमें कोई अगर आ जाता है तो उसका अलग सा अस्तित्व नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ, उसका मतलब उसका साथ उसका पूरा एक संश्लेषण हो जाता है, उसका अलग सा कोई परिचय नहीं। बिल्कुल आनंद जी, लास्ट में एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे कि भारतीय जनता पार्टी में बंगाल की अगर बात करें, ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर देखा जा रहा है कि नेतृत्व की, लोकल नेतृत्व की कमी है। कहीं ना कहीं आपको सेंट्रल से नेता ला के यहाँ भीड़ इकट्ठी करनी पड़ रही है, लोकल में भीड़ इकट्ठी करने वाले नेता नहीं हैं। आपके नेतागण कभी सौरभ गांगुली के पास जा रहे हैं तो कभी मिथुन चक्रवर्ती के पास नहीं जा रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए अपना भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, 12 करोड़ से ज़्यादा इनका मेंबर है। तो अपना पार्टी में क्या सिस्टम है, हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं। दूसरा, स्टेट में अगर चुनाव होता है तो बंगाल से भी जो नेता लोग हैं वो लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं,
और बंगाल में भी इस समय चुनाव चल रहा है, तो बाहर के भी जो अपना जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सब अपना दायित्व का हिसाब से सहभागिता करने के लिए यहाँ आते हैं, अपना स्टेट में भी आते हैं। जैसे त्रिपुरा में चुनाव हुआ था पिछले बार, तो उस समय बंगाल से हम लोग बहुत लोग त्रिपुरा में चुनाव में गए थे उसको सहयोग करने के लिए। तो इधर भी सहयोग करने के लिए बहुत आते हैं, ऐसा बात नहीं है कि लोकल चेहरा है नहीं, बहुत सारे लोग तो लोकल चेहरा है। अब दिलीप का कहाँ का है अपना स्टेट प्रेसिडेंट, अभी देखिए 18 MP चुना है अपना, तो वो सब तो बाहर का है नहीं, तो लोकल लीडर है, ऐसा लोगों को लगता है कि लोकल लीडर है नहीं। आज देखिए सौरभ गांगुली के बात बोल रहे, देखिए सौरभ गांगुली बंगाल का एक आइकन है। ऐसा बहुत सारा फिल्म एक्ट्रेस भी है, एक्टर भी है, वो लोग क्या है थोड़ा सा सभी पार्टियां लेते हैं। वो लोग अभी देखिए तृणमूल में भी बहुत सारा लोग गया है, इसमें वो लोग का क्या है, वो लोग का भी अभी लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आ रहा है, इसीलिए वो लोग का भी इंटरेस्ट है और वो लोग भी। अच्छा बरमंदा, 2019 का जब चुनाव था लोकसभा, उस समय विमल गुरुंग आपके साथ थे इस एरिया में। उत्तर बंगाल में फर्क पड़ता है, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि उत्तर बंगाल की बात करें और पहाड़ की राजनीति की बात न करें तो हो नहीं सकता है। तो उस समय विमल गुरुंग आपके साथ थे, आज विमल गुरुंग आप विपक्ष में है, तो इसका क्या फायदा है, नुकसान आपको हो सकता है? देखिए विमल गुरुंग का जो सीट है वो पहाड़ का 3 सीटों का ऊपर था, दार्जिलिंग, कर्सियंग और कालिम्पोंग इसमें। लेकिन इस बार का जो हुआ है रणनीति, देखिए अभी पहाड़ में भी विमल गुरुंग एक तरफ है, विनय तामांग एक तरफ है, और दोनों पार्टी TMC के समर्थन कर रहा है। लेकिन अभी जो सब लोग बोल रहे हैं कि अभी विमल गुरुंग भी बोल रहे कि नहीं तीनों सीटों पर हमारा मोर्चा का ही कैंडिडेट रहेगा, विनय तामांग भी बोल रहा है, अनित थापा भी बोल रहे कि नहीं तीनों सीटों पर हमारा ही मोर्चा कैंडिडेट रहेगा। तो देखिए अभी ममता बनर्जी परेशान है कि किसको कैंडिडेट बनाए और किसको कैंडिडेट ना बनाए, और बीजेपी फायदा लेने की कोशिश में। देखिए बीजेपी का अभी बंगाल का मतलब वो पहाड़ का जो गोरखा क्षेत्रों का जो समुदाय है वो लोग का भी कहना, देखिए वो लोग है एंटी TMC वाला सब। अभी वो लोग विमल गुरुंग के इतना दिन से सोच रहे थे कि ये हमारे लिए लड़ रहा है, लेकिन अभी विमल गुरुंग खुद लड़ना छोड़ दे के अभी पीछे चला आया ममता जी के पीछे, तो काफ़ी लोगों का नाराजगी है। पहले विनय तामांग को गद्दार कहते थे, अभी विमल गुरुंग भी उस लाइन में आ गए, तो उसका सुविधा भाजपा को मिलेगा और पहाड़ का भी सीट माने भारतीय जनता पार्टी दोनों की लड़ाई का फायदा लेना चाह रहे हैं। एकदम अवश्य है, और इस नुकसान के बजाय आप फायदा में रहेंगे और पहाड़ का भी 3 सीट हम जीतेंगे, ये भी मैं आपको बोलता हूँ। तो ये है युवा नेता आनंद बर्मन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला महासचिव है। इन्होंने हमसे बात की, बहुत अच्छी बातें की, बेबाक बातें की, इन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, और साथ ही क्योंकि हम अंत में समय देते हैं 2 मिनट जरूर जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको, कि अपने मतदाताओं से या हमारे दर्शकों से कुछ अपील कर सकते हैं। तो आनंद, आप कुछ अपील कर सकते हैं हमारे मतदाताओं से, आपके मतदाताओं से और हमारे व्यूअर्स से। सभी को बहुत नमस्कार। मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ, आज यहाँ खबर समय पर आने का मौका मिला, और बाकी जितना सारा व्यूअर्स है सबको मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग को पता है कि बंगाल का स्थिति अभी कैसा है। ये बंगाल को ठीक ठाक करने के लिए, बंगाल को सोनार बांग्ला करने के लिए अभी भाजपा जैसा काम कर रहा है देश भर में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के साथ हम लोग भी एक बार इधर उनको साथ दे, और आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितना सारा कैंडिडेट रहेगा, बंगाल में 294 सीट्स है, 294 सीट्स में ही, और सब आप लोग कमल को फूल पे फोड़ दे के उनको विजयी बनाए, और बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाने के लिए, और खास करके यहाँ उत्तर बंगाल हो, सिलीगुड़ी हो, माटीगारा, नक्सलबाड़ी हो, ये सब जो क्षेत्र है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये सब को डेवलपमेंट के लिए आप लोग आगे बढ़े। और हम विश्वास करते हैं कि हम सब जो हमारा जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सब लेके हम एक अच्छा सा भारतवर्ष बनाए और अच्छा सा बंगाल बनाए, सोनार बांग्ला बनाए। और इसमें हम सभी को जो सारा राज्य सरकार का द्वारा अभी जो चल रहा है, ये सो तानाशाही का सरकार चल रहा है, गणतंत्र हत्या हो रही है, ये सबको पीछे करते हुए हम सब आगे की दिशा में बढ़े। और सबको यही मैं उम्मीद करता हूँ और एक बार कि सब लोग हमारा साथ दे। बंगाल का जनता और उत्तर बंगाल, सिलीगुड़ी, माटीगारा, नक्सलबाड़ी, फांसीदेवा, डाबूराम, फुलबाड़ी जो भी हो व्यूअर्स, सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी को और जिताए, बहुमत दे। और बंगाल में देखिए कि आने वाला दिनों में हम कैसे, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर का बांग्ला है, स्वामी विवेकानंद का बांग्ला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बांग्ला है, बंकिम चंद्र का बांग्ला है, ये सब बांग्ला, ये इतना सारा महापुरुष ये बंगाल में जन्म लिए। और अपना पार्टी का जो प्रतिष्ठाता है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, वो भी बंगाल का एक महान संतान है। उनको जो सपना है, ये सब महापुरुषों का सपना हम सब पूरा करें और आगे सोनार बांग्ला का लक्ष्य रखते हुए हम सब आगे बढ़े, यही सब विनम्र निवेदन है। सबको बहुत बहुत नमस्कार। तो दर्शकों, आनंदमय
ने अपील की कि भाजपा के साथ रहें, और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप खबर समय के साथ रहें, क्योंकि ऐसी राजनीतिक चर्चा जारी रहेगी। राजनीतिक की जो गर्मा गर्म खबर है वो आपको खबर समय पे मिलती रहेगी, और साथ ही शहर की तमाम ताज़ा तरीन खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहे हर समय खबर समय। धन्यवाद।